नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या एटम बम को कभी किसी दुकान पर बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। डॉलर के बदले पाकिस्तान दुनिया की तबाही का सामान भी बेच सकता है। खबर यह आ रही है कि यूक्रेन पाकिस्तान से एटम बम की तकनीक खरीदने पर बात कर रहा है। पाकिस्तान इस तरह कंगाल हो चुका है कि अपने एटम बम के बदले दूसरे देशों से लोन की डील कर रहा है। पाकिस्तान के इस परमाणु आतंकवाद की आग में कैसे यूक्रेन बुरी तरह झुलस सकता है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। Внимание, расчет, пуск! पाकिस्तान एटम बम का सौदा कर रहा है। यूक्रेन को एटम बम बेचने की साजिश हो रही है। क्या पाकिस्तान एटम बम की टेक्नोलॉजी यूक्रेन को देने की फिराक में है? पाकिस्तान की इन साजिशों की जानकारी पुतिन को भी मिल रही है। पाकिस्तान की पल पल की हरकत की जानकारी पुतिन के हेडक्वार्टर तक पहुंच रही है और पाकिस्तान को पुतिन ने अपने टारगेट पर ले लिया है। पाकिस्तान को दुनिया में झटका देने की तैयारी रूस ने कर ली है। और रूस के एक सांसद के बयान से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एटम बम के जाल में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। आखिर क्या है ये मामला? क्या यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच एटम बम की डील हो चुकी है? और ये एटम बम आखिर कहां फटने वाला है? ज़ेलेंस्की एटम बम की तकनीक के कितने करीब तक पहुंच चुके हैं? हर सवाल का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। दरअसल रूस के सांसद इगोर मोरोजोव ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। रूस के सांसद इगोर मोरोजोव का दावा है कि यूक्रेन और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने की तकनीक के बारे में चर्चा हुई है। इगोर मोरोजोव का बयान इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये बयान इगोर मोरोजोव खुद अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं। इगोर मोरोजोव को पुतिन के हेडक्वार्टर से हरी झंडी मिली है, तभी इगोर ने यह बयान दिया है। इगोर उन लोगों में से हैं जिन पर पुतिन भरोसा करते हैं। इगोर रूस की रक्षा कमेटी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, जिसका पुतिन की सरकार में एक अहम रोल है। इगोर ने पाकिस्तान और एटम बम को लेकर इससे भी बड़ा खतरनाक और डरावना दावा कर दिया है। इगोर की माने तो ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधियों और पाकिस्तान के कुछ प्रतिनिधियों के बीच एक डील फाइनल करने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि यूक्रेन के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की यात्रा की है और इस्लामाबाद से भी एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन गया है ताकि परमाणु बम बनाने की तकनीक पर चर्चा की जा सके। क्या पाकिस्तान परमाणु बम यूक्रेन को बेचने का सौदा भी कर सकता है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि यूक्रेन की आर्मी रूस की सेना पर जो गोले बरसा रही है उसमें तोप के मेड इन पाकिस्तान गोले भी मौजूद हैं। Geopolitica.info के मुताबिक 6 अगस्त से 15 अगस्त तक यानी 10 दिनों तक ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स की बोइंग C-17 एक ग्लोबमास्टर को पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर लैंड करते देखा गया था। ब्रिटेन का ये विमान 77,000 किलोग्राम भार तक ले जाने में सक्षम है। इस विमान ने यूक्रेन और रोमानिया जाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान एयर स्पेस से होकर जाने वाले रास्ते की बजाय पश्चिमी एशिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के भी कई विमानों ने रोमानिया हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन विमानों के जरिए पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने आर्टिलरी गोले यूक्रेन भेजे गए हैं। यानी तोप के गोले तो पाकिस्तान यूक्रेन को बेच ही रहा है, तो क्या वो परमाणु बम का सौदा भी कर सकता है? पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान खुद को जिंदा रखने के लिए कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसमें एटम बम का सौदा भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेटो ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी अरब से लोन के बदले पाकिस्तान से एटम बम की डील हुई है। आगे इस डील का खुलासा भी करेंगे, लेकिन पहले बात पाकिस्तान की बेईमानी की। पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान पर पहले भी मिसाइल टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को बेचने के आरोप लग चुके हैं। AQ खान से इस पर सवाल भी पूछे जाते थे कि आखिर उन्होंने टेक्नोलॉजी बेचकर जो पैसे कमाए उसका क्या किया। AQ खान पर पाकिस्तान के अंदर इन आरोपों पर जांच भी हुई थी। जिंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मिसाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारामद रही। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बन गया। गमज़दा लम्हा कौन सा? गमज़दा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा? इससे बढ़ के और कोई गमज़दा नहीं था। यानी गद्दार जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इस वक्त ज़ेलेंस्की एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि अगर यूक्रेन के पास परमाणु क्षमता होती तो वो निश्चित रूप से रूस का इतना आसान शिकार नहीं हो रहा होता। 1990 से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। कई परमाणु संयंत्रों पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है ताकि यूक्रेन परमाणु बम नहीं बना सके। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले ज़ेलेंस्की पर एक आरोप ये भी लगाया था कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। Ukraine still has Soviet technologies and the means of delivering such weapons. We cannot fail to respond to this real danger. Russia is a responsible member of the international community, committed to its obligations of mass destruction weapons non-proliferation. यूक्रेन की संसद सदस्य रहे पावलो रिजाने ने कहा था कि हमने एक समझौते के कारण परमाणु हथियार छोड़ दिए। अब यूक्रेन में एक मजबूत भावना है कि हमने एक बड़ी गलती की है। हमें अधिक मजबूत यूक्रेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो लोग आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। रूस के खिलाफ चल रहे इस परमाणु गेम में अमेरिका का रोल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने में दूसरे हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान में अस्थिर राजनीतिक हालातों की वजह से परमाणु हथियारों का जखीरा गलत हाथों में जा सकता है। तब कैसे पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर यह ब्रेकिंग चली थी, जरा ये भी देखिए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर के रूस यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान पर इल्जामात। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक हो सकता है, ये कहना है अमेरिकी सदर का। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कोई तरतीब नहीं, सदर जो बाइडेन की जानिब से ये भी कहा गया है। साल 2016 में ओबामा ने राष्ट्रपति रहते हुए कहा था कि पाकिस्तान के एटमी जखीरे पर पहरा होना चाहिए। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के कम से कम 12 आतंकी संगठन ऐसे हैं जो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यूक्रेन या फिर किसी देश को परमाणु बम सप्लाई करने की बात पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर नेटो की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब अब इसलिए बड़े बड़े लोन दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सऊदी अरब के लिए एटम बम बनाया है। इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, ये दावे से कहना मुश्किल है,
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दावा ये किया जाता है कि उसके पास करीब 150 परमाणु बम है। लेकिन कीव के अंदर इस वक्त हालात परमाणु बम के हमले से भी बुरे बने हुए हैं। कीव पर रूस ने सोमवार को 10 से ज्यादा मिसाइल हमले करके राजधानी की पूरी वाटर सप्लाई को ही डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से अब कीव के अंदर पानी के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कीव के लोगों का हाल बहुत बुरा है। You have imagined that your life will change in incorrect way. For example, you have not water, you are afraid that you will not have a gas, that you will have not light, for example, because a half of Kiev now without light and water. And how do you understand how it will impact your life? पुतिन अपने दुश्मन को कभी चैन की सांस नहीं लेने देते हैं और अगर पाकिस्तान ने रूस से दुश्मनी करने की ठान ली है तो फिर उसे पुतिन का कहर झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जंग के बीच अब पुतिन को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो जेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है, जो पुतिन के लिए बाइडेन से भी ज्यादा डेंजरस है। ये वो दुश्मन है जिसने हिटलर को भी खून के आंसू रुलाए थे। पुतिन इस एनिमी नंबर 1 से लड़ने की आखिर कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। जेलेंस्की से भी बड़ा दुश्मन, रूस की सेना का किलर। बम, गोला, बारूद नहीं, टैंक, मिसाइल, एटम बम भी नहीं। पुतिन की आर्मी के सामने बड़ी आफत। -30 डिग्री वाली लड़ाई। यूक्रेन का विंटर हॉरर। क्या पुतिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या रूस की आर्मी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है? क्या पुतिन का भी हाल फिनलैंड वाली वॉर और हिटलर के ईस्टर्न फ्रंट की हार वाला होगा? क्योंकि यूक्रेन में सर्दी बढ़ने वाली है। ये सर्दी हिंदुस्तान वाली नहीं है, ये सर्दी है जो जमा देती है, ये सर्दी है जो सेना का प्राण सोख लेती है, ये सर्दी है जिसने इतिहास में युद्धों की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। यही सर्दी अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा जल्लाद बनकर खड़ी है। यही नहीं, अभी और देखिए। मौसम दुनिया की नंबर 2 शक्तिशाली सेना के सामने कैसे चैलेंज बन गया है। कीव हो या खार्किव या हो केरसान, चाहे हो सेवेस्तोपोल हो या फिर लुहांस्क या डोनेत्स्क, सर्दी आएगी तो सितम लाएगी और जो युद्ध में तबाही होगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। यूक्रेन में सर्दी कैसे पड़ती है इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उससे जन्मी कठिनाइयां क्यों सेना के सामने एक साथ तब 2 दुश्मन मरकर खड़े होंगे, पहला एनिमी सोल्जर और दूसरा हॉरर विंटर। यूक्रेन में ठंड -31 डिग्री तक पहुंचती है। 24 घंटे में 20 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो सकती है।
जरा सोचिए तब खाई और बंकरों में बैठी रूस की सेना किस तरह फाइट कर रही होगी। और रूस के हालात इस वक्त ऐसे हैं, जो सेना यूक्रेन में लड़ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ना तो वो पूरी तरह ट्रेंड है और ना उसके पास ठंड से बचने के पर्याप्त संसाधन है और ना उनके पास हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लड़ने के लिए तजुर्बे वाले सैनिकों की तादाद है। और ये सिर्फ रूस के साथ नहीं है, यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी अब की बार ठंड भारी पड़ने वाली है। इसकी बानगी देखिए। यूक्रेन में सर्दी से पहले वाली बारिश शुरू हो चुकी है। सर्दी से पहले भारी बारिश को यूक्रेन में रास्पुटिट्सा कहते हैं। इस बारिश में इतना कीचड़ होता है कि टैंकों का मूवमेंट तक रुक जाए। भारी बारिश के बाद अब तापमान लगातार नीचे लुढ़केगा। लुढ़कते तापमान का हासिल आपको हफ्ते 2 हफ्ते में दिखने लगेगा। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही इस वक्त जितना अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, आने वाली सर्दियां उनके मिजाज को भी ठंडा कर देने की क्षमता रखती हैं। अत्यधिक ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग बर्फ बनकर कटने लगते हैं। इस दौरान जमीन पर बर्फ जम जाती है और टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का ईंधन टंकी के भीतर ही जम जाता है। मतलब ठंड में सैनिकों के हाथ तो सिकुड़ेंगे ही, उनके हथियार भी बहुत कारगर नहीं रह पाएंगे। मोर्चे संभाले सैनिकों के सामने ठंड की सबसे बड़ी समस्या होगी खुद को वार्म रखने की। तब उन्हें गर्म कॉफी चाहिए, लेकिन रूस की सप्लाई लाइन का हाल है कि कर्च ब्रिज के टूटने से अभी चरमराई हुई है और सर्दी दस्तक दे चुकी है। हालांकि रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना तजुर्बे में और भी कमतर है। रही बात स्थान विशेष की, तो रूस और यूक्रेन के मौसम में फर्क नहीं है। रूस में भी 5 महीनों की सर्दियां रुला देती हैं और यही हाल यूक्रेन का है। लेकिन रणनीति जानकारों का मानना है कि सर्दियों में रूस का पड़ला भारी रह सकता है। जानकार इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब सर्दी आएगी और रूस युद्ध लड़ रहा होगा। इससे पहले भी कई बार सर्दियों में रूस ने जंग में जीत भी हासिल की है और ठंड ने रूस को हराया भी है। सर्दी रूस के लिए अभिशाप भी है और वरदान भी। 3 शताब्दियों में 3 बार दिमाग को सुन कर देने वाली ठंड ने रूस को बचाया है। 1709 में किंग्स चार्ल्स बारह ने एक बड़ी सेना के साथ रूस पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसे द ग्रेट नॉर्दर्न वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्दियों में स्वीडन की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1812 में नेपोलियन के अधीन मजबूत फ्रांसीसी सेना को कठोर रूसी सर्दियों के कारण हार का सामना करना पड़ा। सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए और न सिर्फ ग्रैंड आर्मी नष्ट हुई, बल्कि नेपोलियन के यूरोप पर शासन करने के मंसूबे भी तार-तार हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1942 में जर्मन सेना ने जब रूस पर आक्रमण किया, तो पहले साल रूसी सर्दी के कारण उनका पूरा लाव लश्कर बर्फ में जम गया। तीसरी सर्दी यानी 1942 के दिसंबर में जर्मन फौज को रूस से बेदखल कर दिया गया और रूस की लाल सेना ने युद्ध से पहले पोलैंड रूस सीमा को बहाल कर लिया। 1943 की सर्दी में जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में रोककर नष्ट कर दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन भी हिटलर वाली ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन में एक तरह से फंसी हुई है और इस बीच ठंड का कहर शुरू होने वाला ही है। हालांकि सर्दी के सितम के बीच रूस की जीत की कहानी आपने जो अभी देखी, उसमें हार की हाहाकार शामिल नहीं है। लिहाजा फिनलैंड और रूस के बीच की एक जंग की डिटेल आपको बतानी जरूरी है। (1939) में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। रूस की सेना की संख्या करीब 7,60,000 थी, वहीं फिनलैंड की आर्मी की संख्या सिर्फ 3,40,000 थी। रूस के पास 6,500 टैंक थे, जबकि फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे।
लेकिन फिनलैंड ने रूस को पराजित कर दिया। एक छोटे से देश ने गुरिल्ला वॉर और ठंड से रूस की शक्तिशाली सेना को चित कर दिया। उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि सर्दी में ही यूक्रेन के सोवियत क्षेत्र को मुक्त कराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी में ही कीव को जर्मन नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया था। इसके 77 साल बाद अब जैसे जैसे सर्दी एक बार फिर आ रही है, यूक्रेन उससे डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड रूस की सेना के लिए ज्यादा अनुकूल होगी। यूक्रेन के शासक आशंकित है कि युद्ध लंबा चला तो वो हार जाएंगे। असल में सर्दी के दौरान क्या होगा? ज़ेलेंस्की मैदान मारेंगे या पुतिन? इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त रणक्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भीषण युद्ध की है, जिसमें पुतिन की गरजती मिसाइलों से जलती यूक्रेन की जमीन है, जिसमें रूस की सेना को मौत के घाट सुलाते ज़ेलेंस्की की सेना का पलटवार है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के हथियारों की ताकत का प्रदर्शन है, और इन सब के बीच सिसकते सैनिकों के परिवार हैं, जिन्हें जंग नहीं शांति की दरकार है। सर्दियां आएंगी तो यूक्रेन की सेना ही नहीं, आम लोगों पर विपत्ति कितनी भारी पड़ेगी, उसका उदाहरण अभी से दिखने लगा है। राजधानी कीव में बिजली की कमी से हाहाकार है, क्योंकि रूस यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। कीव के मेयर कंबल भेजने की अभी से अपील कर रहे हैं, जबकि अभी सर्दी ने दस्तक ही दी है। जरा सोचिए, जब मामला -30 डिग्री तक पहुंचेगा, तब कुल्फी की तरह जमे यूक्रेन में युद्ध का मैदान कैसा दिख रहा होगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में अनाड़ी की तरह काम करने के आरोप लगने के बाद रूसी सेना अब सोच समझकर कदम उठा रही है। युद्ध के पहले चरण में टैंक के नेतृत्व में पैदल सेना भेजे जाने पर रूस को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध सामग्री तो नष्ट हुई ही, हजारों सैनिक भी शहीद हो गए। रूस ने युद्ध क्षेत्र में आगे से अपने सैनिकों को दिशा निर्देश दे रहे अपने 8 जनरल समेत हजारों सैनिकों को खो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना ने जो रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति यूक्रेन की सेना ने भी इस्तेमाल की। पश्चिमी देशों से मिले पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों के सामने रूसी टैंक आसानी से शिकार बनते चले गए। अब ऐसा लगता है कि रूस ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के लिए अपनी पैदल सेना भेजने से पहले रूस यूक्रेन के हथियार डिपो और उसकी पैदल सेना को बर्बाद कर रहा है। 1943-44 में रूस के जनरलों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल जर्मनी को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए किया था। असल में युद्ध कोई भी हो, यूरोप की सर्दियों वाली लड़ाई हमेशा भयानक रही है। उदाहरण के तौर पर क्रीमिया का युद्ध, जो जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ और रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया युद्ध इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सर्दी के कारण ब्रिटेन को उठाना पड़ा। सर्दी वाले तूफान में ब्रिटेन के 30 जहाजों ने काला सागर में समाधि ले ली थी। ब्रिटेन के कम से कम 21,000 सैनिक मारे गए। इन 21,000 सैनिकों में से 16,000 की मौत सर्दी से जुड़ी बीमारियों से हुई। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ब्रिटेन प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि ब्रिटेन के सैनिक भी यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर युद्ध में शामिल मिले हैं। दुनिया के इस इलाके की ठंड अपने कहर के लिए कुख्यात है और पुतिन की सेना को इसी भयंकर सर्दी में लड़ना है। अब देखना यह है कि बदलते दौर में क्या पुतिन या ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सर्दी में बचा पाएंगे।
या इतिहास के उदाहरणों की तरह सर्दी युद्ध का सारा समीकरण बदल देगी। क्राइमिया में सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी और यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर तबाही बरसाती मिसाइलों को देखकर राष्ट्रपति जेलेंस्की के भी गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह रूस की सेना जेलेंस्की के गुस्से के बहते लावा में राख में तब्दील होती जा रही है। यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन का ब्लैक संडे। चौबीस घंटे में मारे गए 950 रूसी सैनिक। यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, रण छोड़ भागी रूसी सेना। जंग में फटा जेलेंस्की का ज्वालामुखी। क्राइमिया में रूस के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन हमला क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दोबारा तबाही और बर्बादी का कहर बरसाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में फैली बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के मिसाइल हमले की गवाही दे रही हैं। यही नहीं, ऐसा ही कुछ हाल यूक्रेन के अहम शहरों का भी है। सेवेस्तोपोल के रूसी नौसेना ठिकाने पर हुए हमले के बाद से राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं और उनका यह गुस्सा यूक्रेन के शहरों पर बरसने वाले बारूद की शक्ल में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है जिसकी हकीकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए अब आपको यूक्रेन जंग के दूसरे पहलू की हकीकत से भी वाबस्ता कराए देते हैं। दरअसल यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू एक वीडियो की शक्ल में सामने आया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका है। यूक्रेन ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ये दावा किया है कि उसकी सेना ने खेरसोन इलाके में महज 3 मिनट के अंदर रूस की सेना के सबसे घातक माने जाने वाले 2 Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रूसी सेना का एक सफेद रंग का Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। तभी अचानक एक मिसाइल उससे टकराती है और वो आग के शोलों से घिरा कुछ दूर तक उड़ान भरने के बाद जमीन से टकराकर तबाह हो जाता है। Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर को रूस का सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है और इसी वजह से इसका निकनेम ब्लैक शार्क भी रखा गया है। इससे पहले भी यूक्रेन 18 मिनट में रूस के 4 जंगी हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर चुका है। ये तस्वीरें यूक्रेन जंग से सामने आई हैं। रास्ते पर खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी और उससे उतरते कुछ जवान। वीडियो को पोस्ट करने वाले का दावा है कि तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम जवान रूस की सेना के हैं और फिलहाल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान बचाने की गरज से वो रूस की सेना के एक टैंक पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके पीछे की तरफ एक जोर का धमाका होता है और उस जगह से रूसी सैनिक भागते नजर आते हैं। इसके बाद तस्वीर बदलती है और एक गाड़ी पर सवार कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह दावा किया है कि ये रूस के सैनिकों का वो काफिला है जो मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग रहा है
और भागने की हड़बड़ाहट में गाड़ी चला रहे ड्राइवर से गाड़ी नहीं संभलती और गाड़ी पलट जाती है। वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह भी दावा किया है कि ये तस्वीरें खेरसौन की हैं। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू ये है कि 250 दिन से जारी इस जंग में रूस की सेना को 30 अक्टूबर कभी नहीं भूलेगा। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि 30 अक्टूबर रूस की सेना के लिए ब्लैक संडे साबित हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की आर्मी ने महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर अपने 950 सैनिक गंवा दिए। इतना ही नहीं, रूस के मिसाइल हमले से गुस्साए ज़ेलेंस्की ने जंग में रूसी सेना पर ऐसा पलटवार किया कि अब उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जंग मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि 30 अक्टूबर की जंग में रूस ने अपने 950 सैनिक गंवा दिए। खबर के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच दक्षिणी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि वो अपने हथियारों की बदौलत रूस की सेना के ठिकानों और उसकी सैन्य टुकड़ियों को टारगेट कर उन पर सटीक हमले कर रहा है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनकी सेना का जोश हाई है और वो यूक्रेन की तरफ आने वाली ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रही है। Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45. अगर ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरें और यूक्रेन का दावा सच है तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक दिन में 950 सैनिकों को गंवा देना कोई मामूली बात नहीं है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जंग में अब पुतिन की रणनीति फेल हो रही है और उन्हें एक नई रणनीति बनाने की दरकार है। यूक्रेन ने अपने दावे को साबित करने के लिए जंग में रूस को हुए नुकसान की फिर एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक जंग में रूस के अब तक 72,470 सैनिक मारे जा चुके हैं। उसके 2,698 टैंक तबाह हो चुके हैं। 5,501 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। 1,730 आर्टिलरी सिस्टम और 383 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। रूस के 1,415 UAV और 397 क्रूज मिसाइलें भी तबाह की जा चुकी हैं। इसके अलावा रूस के 197 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम भी नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस जंग में अब तक अपने 276 एयरक्राफ्ट और 257 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना कही जाने वाली रूसी फौज की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और आज वो दुनिया की 22वें नंबर की सेना से हारने की कगार पर खड़ी है। По Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня Друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तो ये भी आरोप है कि जंग में रूस अब हद पार करने लगा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। По наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії.
А уламки російської ракети, які впали на території Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла, від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей. लेकिन एक दिन में 950 रूसी सैनिकों का मारा जाना यकीनन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और ये बात भी तय है कि शायद उन्हें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर ये खबर सच है तो ये रूस के लिए जंग में अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है। दरअसल अक्टूबर में ही राष्ट्रपति पुतिन ने ये ऐलान किया था कि यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख वॉलंटियर्स की मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन लगता है कि जंग में एक दिन में 950 सैनिकों की मौत की खबर ने उनके प्लान पर भी पानी फेर दिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक और प्लान का पर्दाफाश किया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस में अपनी किंझल मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इस बाबत एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस अब बेलारूस की सरजमीं से भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जो कि इस जंग की पेचीदगी को और भी बढ़ा सकता है। ब्रिटेन का दावा है कि बेलारूस के एयरबेस पर रूस की वायुसेना के 2 MiG-31K फॉक्सहाउंड इंटरसेप्टर जेट तैनात हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान 17 अक्टूबर को बेलारूस में तैनात कर दिए गए थे। ये दोनों जेट AS-24 किलजॉय बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। किलजॉय लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। फिलहाल यूक्रेन रूस की मिसाइल हमलों से बचने और उसके बाद मची तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, लेकिन अब यूरोप और दुनिया के 12 देशों ने ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को ऊर्जा संकट से बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। ये देश हैं पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस और इजराइल। यूक्रेन में 250 दिन की जंग के बाद भी कोहराम मचा है। यूक्रेन के शहर शहर में तबाही और बर्बादी का आलम है, तो रूस की सेना के भारी नुकसान के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया बस इस बात को लेकर दहशत में है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये युद्ध किसी और बड़ी मुसीबत का बायस न बन जाए। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच बेलारूस के एक एक्टिविस्ट ने बड़ा दावा कर दिया। बेलारूस के एक्टिविस्ट ने दरअसल दावा यह किया कि रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन 6 घंटे में ही मात दे देगा, हरा देगा। जंग की शुरुआत में ही रूस ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था और अब भी वो उसकी सेना का बेस बना हुआ है। बेलारूस पर भारी पड़ेगा पुतिन का साथ? क्या जंग के बीच रूस और बेलारूस की बढ़ेगी मुसीबत? 6 घंटे में ढेर हो जाएंगे रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिक। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर बात परमाणु हमलों की धमकी तक पहुंच गई है। रूस लगातार अपने तेवर दिखा रहा है, तो वहीं जंग की शुरुआत से ही रूस बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वहीं से यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने
ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। और अब तो खबर है कि वहां रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उसकी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां जमा हो गई हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही कीव पर एक बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान के ड्रोन की मार से बदहाल कीव को हथियाना रूस को आसान लग रहा है। और बेलारूस तो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा ही है। उसने न केवल अपनी जमीन पुतिन के कदमों में बिछा रखी है, बल्कि वो जंग में अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। लेकिन दावा किया गया कि दोनों देशों के 30,000 सैनिक भी आ जाएं, तो उन्हें 6 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बेलारूस पहुंची पुतिन की सेना में वो बात नहीं है जैसी जंग की शुरुआत में थी। दावा किया गया कि पुतिन ने जिन लोगों को सैनिक का नाम देकर रूस से भेजा है, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है, और इसी वजह से उन्हें ढेर करने में यूक्रेन की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दावा है कि पुतिन ने बेलारूस में जो सेना भेजी, उनमें न तो ट्रेंड सैनिक हैं और न ही भाड़े के खतरनाक सैनिक, बल्कि रूस के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। दावा किया गया कि रूस से भेजे गए सैनिक अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। इसके लिए वहां 2 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड तक बनाए गए हैं, जिनमें एक बेलारूस के उत्तर में है तो दूसरा पोलैंड की सीमा के पास बना है। दावा किया गया कि वहां रूसी सेना को राइफल चलाने से लेकर हल्के हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे रूस की एक बड़ी फौज बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में जुटी हो। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि बेलारूस भी अपनी सेना को रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने भेज सकता है और दोनों मिलकर जेलेंस्की की सेना को धराशायी कर देंगे।